स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी रोमांचक कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई, रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाले सफ़र पर ले जाएंगी। कभी दिल की धड़कनें तेज होंगी, कभी कोई मोड़ चौंकाएगा, तो कभी कोई किरदार कुछ ऐसा कह जाएगा जो दिल में उतर जाएगा। लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, ये पूरी कहानी काल्पनिक है। सभी पात्र, घटनाएं और स्थान केवल लेखक की कल्पनाओं की उपज हैं। अगर किसी किरदार में आपकी मौसी की सख्ती, कॉलेज के प्यार की मासूमियत या बॉस की चिल्लाहट सुनाई दे जाए तो समझिए ये संयोग है, इरादा नहीं। अध्याय 612। एक क्षण में अर्जुन की उंगलियों ने एक मुहर बना ली और बिजली चमककर उसकी बांह के चारों ओर लिपट गई। क्या हो रहा था? उसके डेंटियन में मौजूद सारी सच्ची क्यूई उसके हाथों की ओर इकट्ठी हो गई। पुची। अर्जुन ने बलपूर्वक रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली और उसका रक्तसार पागलों की तरह जलने लगा। संसार कब्रिस्तान में दो बुजुर्ग व्यक्तियों ने स्वाभाविक रूप से इस दृश्य को देखा। क्या हम वाकई कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं? ये बच्चा पागल है। हालांकि यह हमला दूर से ही उसके लक्ष्य को गंभीर रूप से घायल कर सकता है, लेकिन उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। धर्मेंद्र ने अपने बगल में बैठे बूढ़े आदमी से कहा, अगर हम मदद करें तो शायद ये बच्चा बच जाए। वह नहीं चाहता था कि अर्जुन को कुछ हो जाए। अमर भगवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनके होठों पर मुस्कान आ गई। जाहिर है कि उन्हें अर्जुन की हरकतों में दिलचस्पी थी। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, हमें क्यों आगे बढ़ना चाहिए? क्या तुम संसार कब्रिस्तान का मूल्य नहीं समझते? हम महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान अपना कदम उठा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस बच्चे को हम पर निर्भर रहना होगा। अब जब ये बच्चा खुद ही पागलपन से प्रतिरोध कर रहा है तो मुझे उसमें थोड़ी दिलचस्पी हो गई है। उसे रहने दो, चाहे वह घायल हो या नहीं। ये संसार कब्रिस्तान के स्वामी के लिए एक अवसर है। इसके अलावा जिस बूढ़े आदमी से वह निपट रहा है उसका साधना स्तर कमजोर नहीं है। वह इस बच्चे से कई प्रमुख क्षेत्र ऊपर है। क्या यह अच्छी बात नहीं होगी अगर वह दूसरे पक्ष को बुरी तरह घायल कर दे? धर्मेंद्र स्तब्ध रह गया और असहाय भाव से अपना सिर हिलाने लगा। ये बूढ़ा आदमी न केवल विचित्र था बल्कि पागल भी था। इस समय अर्जुन के रक्तसार की जलती हुई बूंद और अधिक उन्मत्त होती जा रही थी। अर्जुन की लगभग सारी सच्ची क्यूई रक्तसार के चारों ओर एकत्रित हो गई और रक्तसार बिजली से भरे एक अग्नि गोले में परिवर्तित हो गया, जिससे हिंसक शक्ति निकल रही थी। रक्तद्वार के दूसरी ओर आचार्य सूर्यदेव को स्वाभाविक रूप से लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। क्या ये बच्चा पागल है? क्या वह मेरे साथ मरने की कोशिश कर रहा है? वह किसी और से भी बेहतर जानता था कि यदि अर्जुन सफल हो गया तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और शायद मर भी सकता है। वह घबरा गया और उसके दिल में भय बैठ गया। चाहे वह कितना भी निर्दयी व्यक्ति क्यों न हो, वह ऐसे व्यक्ति से डरता था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता था। बिना किसी हिचकिचाहट के आचार्य सूर्यदेव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रक्तद्वार के चारों ओर एकत्रित असंख्य रून वापस आ गए। उसे कनेक्शन काटना पड़ा, वरना अंतहीन परेशानी हो जाती। फिर खून का दरवाज़ा टूटने लगा। हालांकि जैसे ही दरवाज़ा खुलने वाला था, अर्जुन की ठंडी आवाज़ गूंजी, बूढ़े कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से बच सकते हो? आज मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। रक्तसार, विस्फोट करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रक्तसार एक बिजली के आग के गोले में बदल गया जो रक्तद्वार को भेद गया। सच्ची क्यूई, रक्तसार, बिजली और आग, चार विशेषताओं की शक्ति एक ही समय में भड़क उठी, जिससे रक्तद्वार पूरी तरह से ढह गया। हालांकि ये केवल शुरुआत थी। आचार्य सूर्यदेव घबरा गए और उन्होंने बलपूर्वक कनेक्शन काट दिया, जिससे भारी विरोध हुआ। वह अब और नहीं रोक सका और मुंह में खून भरकर थूक दिया। हालांकि वह शक्ति रुकी नहीं और उसके सामने प्रकट हुई। आचार्य सूर्यदेव ने अपनी भुजाओं से पकड़ने की क्रिया की और दूरी पर खड़े रक्त गठबंधन विशेषज्ञ को अपनी ओर खींच लिया तथा उसे बिजली के गोले से बचाने के लिए ढाल के रूप में प्रयोग किया। आचार्य सूर्यदेव, ऐसा मत करो। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है। क्यों? रक्त एलायंस विशेषज्ञ इस तरह मरने के लिए तैयार नहीं था। आचार्य सूर्यदेव ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे लिए मरना तुम्हारा सबसे बड़ा सम्मान है। टकराना। रक्त एलायंस विशेषज्ञ खूनी धुंध में बदल गया। हालांकि इससे बिजली के आग के गोले की शक्ति का केवल एक हिस्सा ही संतुलित हो पाया। आचार्य सूर्यदेव का चेहरा भयंकर हो गया। अब चकमा देना संभव नहीं था, इसलिए उन्हें गोली का मुंह बंद करके इस हमले का सामना करना पड़ा। उसने एक आध्यात्मिक तलवार निकाली और बिजली के आग के गोले को दो टुकड़ों में काट दिया। गड़गड़ाहट। अचानक बिजली गिरी और आग की लपटें उठने लगीं।
आसपास का 100 मीटर का दायरा समतल हो गया और खंडहर में तब्दील हो गया। हर जगह धूल उड़ रही थी। इस सब के बीच आचार्य सूर्यदेव को निर्दयतापूर्वक उड़ा दिया गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी त्वचा और मांस के बीच से खून बह रहा था। वह एक दयनीय दृश्य बन गया था। ब्लड एलायंस में शामिल होने के बाद ये पहली बार था जब उसे इतना कष्ट सहना पड़ा था। अर्जुन, अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं हूं। ये भाव मंडप के चारों ओर क्रोध और दुख से भरी एक विनाशकारी गर्जना गूंज उठी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद आचार्य सूर्यदेव के लिए अल्प समय में अपनी चरम स्थिति में वापस आना असंभव था। उसी समय जियांगन प्रांत के विला रिजॉर्ट में पैर मोड़कर बैठे अर्जुन ने भी मुंह से खून थूक दिया और दर्द की लहरों ने उसके पूरे शरीर को झकझोर दिया। आचार्य सूर्यदेव को गंभीर रूप से घायल करने के लिए अर्जुन ने भारी कीमत चुकाई थी, लेकिन यह इसके लायक था। यह अनसुना था कि एक अमर आरोही क्षेत्र साधक एक विशेषज्ञ को बुरी तरह से घायल कर दे जो उच्चतर संत क्षेत्र में पहुंच चुका था, लेकिन अर्जुन ने ये कर दिखाया था। अर्जुन ने गहरी सांस छोड़ी और उसे बहुत थकावट महसूस हुई। कुछ सेकंड बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। वह बहुत थका हुआ था और उसे आराम करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए था। आसपास कोई नहीं था। विला रिजॉर्ट के मालिक और कर्मचारियों को भी ब्लड अलायंस ने मार डाला था, इसलिए अर्जुन यहाँ बिल्कुल अकेला था। जब अर्जुन बेहोश था तो काला पत्थर उसकी जेब से निकलकर हवा में तैरने लगा। उसके चारों ओर असीम आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी और अर्जुन की चोटें नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से ठीक हो रही थीं। संसार का कब्रिस्तान। धर्मेंद्र ने अमर भगवान की ओर देखा, जिन्होंने एक तकनीक सक्रिय की थी, और व्यंग्य किया, क्या आपने नहीं कहा था कि आप इस आदमी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं? आप अभी भी उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? अमर भगवान मुस्कुराए, उसे न पहचानना और उसे बचाना दो अलग अलग बातें हैं। मुझे इस बच्चे का काम करने का तरीका पसंद है। सिर्फ पागल लोग ही महान चीजें हासिल कर सकते हैं। उसका पागलपन हमें बचा सकता है। संसार कब्रिस्तान ने गलत व्यक्ति को नहीं चुना है। अंधेरा हो चुका था और अर्जुन अभी भी बेहोश था। उनकी चोटें लगभग ठीक हो गई थीं और उनकी साधना का स्तर भी काफी बढ़ गया था। कुछ ही देर बाद सादे कपड़ों में एक छोटी लड़की अपनी पीठ पर लकड़ियों का गट्ठर लादे वहां से गुजरी। वह छोटी लड़की 13 या 14 साल की थी और पास के गांव के एक निम्न आय वर्ग के परिवार से थी। वहां केवल उसके दादा, लकवाग्रस्त पिता और वह थी। अपने परिवार पर बोझ कम करने के लिए वह स्कूल के बाद हर दिन लकड़ी का एक गट्ठर घर ले जाती थी। वह अक्सर बेर के फूलों को देखने के लिए यहाँ आती थी, क्योंकि यह उसके दिन का सबसे बड़ा आनंद था। हालांकि इस पल उसने जो देखा उससे वह दंग रह गई। बेर के फूलों का जंगल गायब हो गया था और साथ ही खूबसूरत विला भी। यहाँ क्या हुआ? अचानक उसने कुछ देखा और तेजी से वहां चली गई। जब उसने अर्जुन को लाश की तरह लेटा हुआ देखा तो वह बहुत देर तक झिझकी, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अर्जुन की नाक की नोक को छू लिया। यह अच्छा है कि तुम जीवित हो। भाई उठो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? छोटी लड़की ने उसे धक्का दिया। हालांकि बेहोश अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। छोटी लड़की पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास सेल फोन नहीं था और आसपास कोई भी नहीं था जिससे मदद मांगी जा सके। असहाय होकर उसने खंडहर हो चुके विला के चारों ओर देखा और एक थैले को ढूंढ निकाला। बड़ी मुश्किल से उसने अर्जुन को उठाया और गांव के अंदर चली गई। अध्याय 613 माउंट सौंद गांव में एक जीर्ण शीर्ण और संकरे मिट्टी के टाइल वाले घर में मंद रोशनी वाला कमरा पुराने फर्नीचर से भरा हुआ था और थोड़ा निराशाजनक लग रहा था। इस समय बेहोश अर्जुन एक पुराने सोफे पर चुपचाप लेटा हुआ था। जिस छोटी लड़की ने अर्जुन को बचाया था वह घर में खाना बना रही थी। जब उसका खाना बन गया तो उसने अपने लकवाग्रस्त पिता के लिए खाना लाने की पहल की और उन्हें सावधानीपूर्वक खिलाया। उसने अपने पिता की ओर देखा और थोड़ा असहज महसूस किया। 3 साल पहले उसका परिवार बहुत खुशहाल था। उन्हें अमीर नहीं माना जाता था, लेकिन वे किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। दुर्भाग्यवश जब उसके पिता जियांगनान प्रांत में एक निर्माण कंपनी में काम कर रहे थे तो वे दुर्घटनावश ऊंची मंजिल से गिर गए। सौभाग्यवश वह बच तो गया, लेकिन उसे हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। 1 महीने बाद उसकी मां भाग गई क्योंकि वह दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गई। उसके बाद केवल वह और उसके दादा ही बचे थे। उसके छोटे कंधों पर परिवार की देखभाल का दबाव और जिम्मेदारी थी। उसने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली। दादाजी अभी तक नहीं लौटे थे। उन्हें अभी भी बाहर दुकान लगानी चाहिए थी। मुश्किल से गुजारा चल रहा था। स्टॉल से होने वाली आय ही परिवार की आय का एकमात्र स्रोत थी। जब लड़की ने अपना काम पूरा कर लिया तो उसकी नज़र बेहोश अर्जुन पर पड़ी।
यदि उसने यह न देखा होता कि अर्जुन की हालत उसके पिता जैसी है तो वह उसे वापस न लाती। इससे पहले उन्होंने गांव के पारंपरिक चिकित्सक से भी अर्जुन की जांच करवाई थी, लेकिन नतीजों के बाद वह समझ नहीं पाई कि हंसें या रोएं। इस व्यक्ति को न केवल कोई समस्या थी बल्कि उसकी शारीरिक स्थिति भी असामान्य रूप से अच्छी थी। इस समय वह केवल सो रहा था। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और बुदबुदाया, तुम अभी तक जागे क्यों नहीं? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, सोफे पर बैठे आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और ठंडी हत्या की नीयत से पूरे कमरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लड़की स्पष्ट रूप से डर गई थी और कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी। जब अर्जुन को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसने अपने आसपास का नज़ारा देखा तो उसकी हत्या करने की मंशा गायब हो गई। मैं यहाँ क्यों हूँ? अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं और क्षण भर सोचने लगा। बेहोश होने के बाद का दृश्य तुरंत उसके मन में उभर आया। अच्छा ऐसा है। दरअसल वह कुछ घंटों तक लेटे रहने के बाद जाग जाता, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की उसे वापस ले आएगी। चाहे जो भी हो, उसने ये सब अपने हृदय की दया से किया था, इसलिए वह अभी भी कुछ हद तक आभारी था। तभी अर्जुन की नज़र जमीन पर बैठी लड़की पर पड़ी। वह मुस्कुराया और तुरंत खड़ा हो गया और लड़की को उठाने में मदद की। मुझे सच में खेद है, मैंने शायद तुम्हें अभी डरा दिया होगा। लड़की ने बार बार अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, फर्श बस थोड़ा फिसलन भरा है। अच्छा है कि तुम जाग रहे हो। क्या तुम्हें भूख लगी है? बर्तन में अभी भी कुछ खाना है। इससे पहले कि अर्जुन जवाब दे पाता, लड़की ने उसे खाना दे दिया। लड़की ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, मैंने जो खाना बनाया है वह बहुत स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें इससे काम चलाना पड़ेगा। वह अपने कपड़ों के कोने से कुछ सोचने लगी। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। अर्जुन ने अपने सामने रखे खाने की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। सब्जियां और अंकुरित फलियां पानी में उबाली गईं। यह एक साधारण भोजन था। उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और उसे खा लिया। साथ ही उसने अपने आसपास की हर चीज़ पर ध्यान दिया और छोटी लड़की के रहने के माहौल की सामान्य समझ हासिल की, जो बहुत अच्छी नहीं थी। चूंकि उनकी राहें एक दूसरे से टकराई थीं, इसलिए यदि संभव हुआ तो वह मदद करेगा। वैसे छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने पूछा। लड़की कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई और फिर बोली, मेरा नाम है लियू जिहान। मैं अर्जुन हूँ। आप मुझे बड़ा भाई चेन भी कह सकते हैं। लियू जिहान ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि इस आदमी के साथ उसकी ज्यादा बातचीत नहीं होगी। अर्जुन के पहनावे से वह बता सकती थी कि वे दोनों स्पष्ट रूप से दो अलग अलग दुनिया से थे। शायद अर्जुन के घर से चले जाने के बाद वे हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अर्जुन जागा तो उसकी आंखों में जो भाव था वह बहुत डरावना था और उसके मन में डर का भाव बना रहा। अचानक अर्जुन को कुछ याद आया। वह उठकर लियू जिहान के पिता की ओर बढ़ा, जो बिस्तर पर लेटे हुए थे। तुम क्या कर रहे हो? लियू जिहान ने सावधानी से पूछा। आखिर वह नहीं जानती थी कि यह आदमी कहाँ से आया है। क्या होगा अगर वह बुरा इंसान हो? अगर मैं कहूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ और आपके पिता को बचा सकता हूँ, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? लड़की दंग रह गई। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी, अर्जुन ने अपनी उंगली बढ़ाकर बिस्तर पर लेटे अधेड़ आदमी की भौहों के बीच थपथपाए। अर्जुन को दूसरे पक्ष की स्थिति का मोटा मोटा अंदाजा हो गया और उसे कुछ रोशनी की किरणें चमकने लगीं। यह ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी और यह एहसान चुकाने का एक अच्छा तरीका था। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने संसार कब्रिस्तान से कुछ चांदी की सुइयां निकालीं। चांदी की सुइयां एक साथ बाहर निकलीं, जिससे आंखें चौंधिया गईं। लियू जिहान पूरी तरह से अचंभित था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह आदमी जानता था कि वह क्या कर रहा है। यहाँ तक कि गांव के पारंपरिक चिकित्सक भी ऐसा नहीं कर सकते थे। वह नहीं जानती थी कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थीं या नहीं, लेकिन वह अपने पिता के शरीर के चारों ओर बहती रोशनी के निशान भी देख सकती थी। अर्जुन ने लड़की के सदमे को नज़रअंदाज किया और अपनी उंगलियों से हाथ की मुहरें बनाना जारी रखा, सुइयों का इस्तेमाल एक संरचना के रूप में किया। उसके शरीर में मौजूद असली क्यूई चांदी की सुइयों के जरिए बहकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे टूटी हुई हड्डियां फिर से जुड़ गईं। फिर उसने एक गोली निकाली और उस अधेड़ व्यक्ति को उसे खाने को कहा। जैसे ही गोली उसके मुंह में गई, एक तीव्र औषधीय सुगंध उसके शरीर में भर गई। कुछ समय बाद अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपनी उंगलियां भींच लीं। चांदी की सुइयां उड़कर उसकी हथेली में आ गईं। आपके पिता की हालत लगभग ठीक हो गई है। वे जल्द ही चलने फिरने में सक्षम हो जाएंगे। अगले कुछ दिनों तक उन्हें कोई भारी काम न करने दें। साथ ही उन्हें हर दिन दवाई देना न भूलें। अर्जुन यहाँ अधिक समय तक नहीं रुक सका, क्योंकि उसके पास अभी भी बहुत सी चीजें निपटाने के लिए थीं।
रक्त गठबंधन के आचार्य सूर्यदेव से अभी तक निपटा नहीं गया था। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल थे, फिर भी वे एक निश्चित खतरा बने हुए थे और अर्जुन को खतरों को जड़ से खत्म करना पसंद था। यदि उसके हाथ में दूसरे पक्ष का रक्त तत्व न होता तथा आचार्य सूर्यदेव ने उसे कम न आंका होता तो शायद वह दूसरे पक्ष को क्षति न पहुंचा पाता। जहां तक लियू जिहान के परिवार का सवाल है, वह अपने अधीनस्थों से उनकी मदद करने के लिए कह सकते हैं। उन्होंने अपना फोन निकाला और राजवीर राणा को निर्देशांक भेजकर जल्द से जल्द आने को कहा। लियू जिहान को स्वाभाविक रूप से अर्जुन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह अपने पिता की स्थिति के बारे में जानती थी। हालांकि वह छोटी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे बेवकूफ़ बनाना आसान था। उनके पिता को लकवा मार गया था। बड़े बड़े अस्पताल भी कुछ नहीं कर पाए। फिर 10 मिनट में उनका इलाज कैसे हो सकता था? हालांकि उसका अर्जुन के झूठ को उजागर करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि अब उसके सामने खड़े आदमी के बारे में उसकी अच्छी धारणा नहीं रह गई थी। भविष्य में ऐसे व्यक्ति से बातचीत न करना ही बेहतर है। लगभग 5 मिनट बाद एक हम्मर गाड़ी धीरे धीरे दरवाजे के बाहर आकर रुकी। राजवीर राणा तुरंत कार से उतर गए। जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें रिजॉर्ट विला की स्थिति के बारे में पता था। अर्जुन ने वहां अवश्य ही महान युद्ध लड़ा होगा। इतने बड़े हंगामे के बीच उसने सोचा था कि हॉल मास्टर को कुछ हो गया है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि हॉल मास्टर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इससे पता चलता है कि हॉल मास्टर कितना शक्तिशाली था। राजवीर राणा शीघ्र ही अर्जुन के सामने आ गया। प्लॉप! वह अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठ गया और आदरपूर्वक बोला, राजवीर राणा हॉल मास्टर को नमस्कार करता है। अध्याय 614। इस दृश्य से लियू जिहान स्तब्ध रह गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह 21वीं सदी थी और फिर भी लोग एक दूसरे के सामने घुटने टेक रहे थे। अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी सच्ची क्यूई ने राजवीर राणा के घुटनों को जमीन से ऊपर उठा दिया। मैं उसे तुम्हारा संपर्क विवरण दे दूंगा। किसी को उसकी देखभाल के लिए बुलाओ। इसके अलावा मैं बाद में आपको एक नुस्खा भी दूंगा। इसे ठीक करने के लिए किसी को भेजो और इसे हर दिन समय पर यहाँ लाओ। हाँ, हॉल मास्टर। राजवीर राणा ने सिर हिलाया। अर्जुन को लियू जिहान की उलझन और आश्चर्य से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने संसार कब्रिस्तान से एक नया फ़ोन निकाला और लियू जिहान को थमा दिया। इस फ़ोन को डिनर के लिए धन्यवाद के रूप में लीजिए। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप पता पुस्तिका में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोई न कोई आपकी मदद करेगा। लियू जिहान ने अपना सिर हिलाया। उसने अपने हाथ में बॉक्स देखा और समझ गई कि यह नवीनतम स्मार्टफोन था, जो बहुत महंगा था। हालांकि वह बिना किसी कारण के उपहार स्वीकार नहीं करना चाहती थी। दुर्भाग्यवश जब तक वह उसे अस्वीकार करने के लिए मुड़ी, तब तक अर्जुन और राजवीर राणा कार में बैठकर भाग चुके थे। लियू जिहान ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और समय देखा। 8 बज चुके थे। वह जल्दी से बाथरूम से गर्म पानी का एक बेसिन ले आई। वह अपने पिता के शरीर को पोंछना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके पिता की आंखें खुल गईं और उनकी उंगलियां हिलने लगीं। पिछले 3 वर्षों से उसके पिता की उंगलियां कभी नहीं हिली थीं। लियू जिहान ने अपनी आंखें रगड़ीं। उसे लगा कि वह कुछ देख रही है, लेकिन जल्द ही उसने अपने गालों पर एक जोड़ी खुरदरे हाथों को पाया। यह उसके पिता का हाथ था। लियू जिहान का शरीर कांप उठा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, क्या आप? अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ कांपने लगे। जिहान, मुझे लगता है कि अब मैं चल फिर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में एक गर्म धारा बह रही है। जहाँ भी यह बह रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरी हालत में सुधार हो रहा है। अभी जो हुआ, 5 मिनट बाद अधेड़ उम्र का वह आदमी बिस्तर के किनारे को पकड़कर खड़ा हो गया था। वह कुछ देर तक मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। लियू जिहान बहुत खुश थी। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता वाकई ठीक हो गए हैं। हालांकि वह बिस्तर से उठकर चल नहीं सकता था, लेकिन ये पहले से ही एक चमत्कार था। अचानक उसे कुछ याद आया। उसकी नज़र मेज पर रखे फ़ोन पर पड़ी और वह खुद से बुदबुदाने लगी, आखिर वह आदमी कौन है? राजमार्ग पर, हम्मर में। राजवीर राणा ने काफ़ी देर तक हिचकिचाते हुए कहा, हॉल मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि हम उस परिवार को कुछ पैसे दें? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उन्हें पैसे देने से उन्हें ही नुकसान होगा। सरकार या हेवनली जस्टिस ग्रुप के नाम का इस्तेमाल करके उसके पिता के लिए अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का प्रबंध करो। फिर उस लड़की का ख्याल रखो। कोई बात नहीं, इसे भाग्य ही कहा जाएगा कि हमारी मुलाकात हुई। राजवीर राणा ने सिर हिलाया। वैसे हॉल मास्टर, आपने मुझे टेक्स्ट मैसेज में जो जानकारी जांचने के लिए कहा था, वह मिल गई है। आज कुनलुन पर्वत के आसपास एक निश्चित स्थान पर वास्तव में विस्फोट हुआ था। घटनास्थल पर एक हताहत और एक जला हुआ वाहन था।
ड्रैगन सोल ने भी पुष्टि की है कि हताहत ब्लड अलायंस का कोई व्यक्ति था, हालांकि ये ब्लड अलायंस का कोई और विशेषज्ञ था, आचार्य सूर्यदेव नहीं। आचार्य सूर्यदेव के ठिकाने के बारे में हमारे पास कोई सुराग नहीं है। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आचार्य सूर्यदेव घायल हो गए होंगे। उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो कुनलुन पर्वत पर लौट जाएं या फिर आसपास कहीं साधना करके स्वस्थ हो जाएं। बाद वाली बात अधिक संभावना थी। इतनी गंभीर चोटों के साथ तुरंत कुनलुन पर्वत पर वापस जाना अवास्तविक था। कोई बात नहीं, ये दूसरे पक्ष को नीचे गिराने का सबसे अच्छा समय था। डार्क हॉल और ड्रैगन सोल के विशेषज्ञों से कुनलुन पर्वत की खोज करवाओ। एक बार जब उन्हें आचार्य सूर्यदेव मिल जाएं, तो तुरंत मुझसे संपर्क करें। हाँ, हॉल मास्टर। 20 मिनट बाद जियांगनान प्रांत के मिंगकुई विला में जब अर्जुन वापस लौटा तो वह भावुक हो गया। इस बार जब वे वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि जियांगन प्रांत की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। जियांगन प्रांत मार्शल आर्ट एसोसिएशन पूरी तरह से गायब हो गया था, और यहाँ तक कि इसका पूर्व कार्यालय भी ध्वस्त कर दिया गया था। मजेदार बात यह थी कि वह स्थान अब हेवनली जस्टिस ग्रुप की फैक्ट्रियों में से एक बन गया था, और यह जमीन का टुकड़ा सरकार द्वारा बिना शर्त ग्रुप को प्रदान किया गया था। जाहिर है, ये सद्भावना का संकेत था। इसी समय रोशनी के जिया परिवार और झूया के बंसल परिवार का भी जियांगन प्रांत में रुतबा बढ़ गया। ये सब अर्जुन के कारनामों और उपलब्धियों की बदौलत संभव हुआ। इस बार वे जियांगन प्रांत में 1-2 दिन ही रुकेंगे। आचार्य सूर्यदेव के बारे में खबर मिलते ही वे वहां से चले जाएंगे। आखिरकार ये व्यक्ति न केवल एक खतरा था, बल्कि उसके पिता को बचाने की कुंजी भी था। वह लिविंग रूम में गया और टूटी हुई ड्रैगन स्लेयर तलवार निकाली, जो पूरी तरह से अपनी आध्यात्मिकता खो चुकी थी और एक साधारण टूटी हुई तलवार से अलग नहीं लग रही थी। अगली बार अगर मुझे मौका मिला तो मुझे ड्रैगन स्लेयर तलवार की मरम्मत करनी होगी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी जेब में रखा काला पत्थर उसके सामने तैरकर आ गया। एक प्राचीन आभा फैल गई, जैसे अर्जुन के सामने एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ हो। अर्जुन ने सोचा था कि यह धर्मेंद्र होगा, लेकिन ये सन की अमर भगवान था जो प्रकट हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन थोड़ा नाखुश था। अमर भगवान ने अर्जुन की उपेक्षा की और अपने लिए एक कप चाय पी ली। कुछ सेकंड के बाद उन्होंने कहा, बच्चे, क्यों न हम कोई सौदा कर लें। उसकी नज़र ड्रैगन स्लेयर तलवार पर पड़ी। वह एक पल के लिए रुका और बोला, मैं इस तलवार की मरम्मत में आपकी मदद कर सकता हूँ और इसे आपके लिए एक बेजोड़ तलवार भी बना सकता हूँ। जब अर्जुन ने ये सुना तो वह खड़ा हो गया, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया। वह अमर भगवान के व्यक्तित्व को समझता था, इसलिए उसके लिए बिना किसी शर्त के ऐसा करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। आपकी शर्तें क्या हैं? अमर भगवान ने अपने हाथ में चाय का प्याला नीचे रखा और एक चौंका देने वाला वाक्य बोला, मुझे पैशाचिक रक्त कोल्ड फिजिक के रक्तसार की एक बूंद चाहिए। अर्जुन दंग रह गया। उसकी ठंडी निगाह अमर भगवान की ओर उठी। दूसरा पक्ष स्पष्टतः विद्या की ओर संकेत कर रहा था। किसी कारण से उसने पाया कि संसार कब्रिस्तान की शक्तिशाली आकृतियां पैशाचिक रक्तशीत शरीर में रुचि रखती थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ रहस्यमय बात हो? अमर भगवान ने अर्जुन की उलझन को भांप लिया और कहा, चिंता मत करो, रक्तसार की एक बूंद उस पर बिल्कुल भी असर नहीं करेगी, लेकिन ये संसार कब्रिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको किसी से भी बेहतर पता होना चाहिए कि पैशाचिक रक्तशीत काया कितनी दुर्लभ है। अर्जुन तुरंत सहमत नहीं हुआ। कोई बात नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा पक्ष तैयार है या नहीं। अगर वह तैयार है तो मैं स्वाभाविक रूप से सहमत हो जाऊंगा। अमर भगवान ने सिर हिलाया और अपनी मुट्ठी भींच ली। ड्रैगन स्लेयर तलवार के 2 टूटे हुए टुकड़े अर्जुन के सामने तैरने लगे। उसी समय संसार कब्रिस्तान में छोटी ड्रैगन नस को निर्दयतापूर्वक फाड़ दिया गया था। ऐसा लग रहा था मानो चिलचिलाती लावा की एक धारा ने ड्रैगन स्लेयर तलवार को घेर लिया हो। पूरे विला का तापमान अचानक बढ़ गया क्योंकि अंतहीन लपटों ने 2 टूटे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया। दुर्भाग्य से हालांकि तलवार की मरम्मत कर दी गई, लेकिन ड्रैगन स्लेयर तलवार में कोई आध्यात्मिकता नहीं थी और वह एक साधारण तलवार की तरह ही बनी रही। जॉर्डन कुछ पूछने ही वाला था कि अचानक उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। ये राजवीर राणा का था। हॉल मास्टर, आचार्य सूर्यदेव के बारे में खबर है। कहाँ? अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। आधे घंटे पहले वह जियांगन प्रांत लौट आया। हालांकि विमान से उतरने के बाद वह गायब हो गया। हम अभी भी उसके सटीक ठिकाने की जांच कर रहे हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और आदेश दिया, तुम टास्क फोर्स का नेतृत्व करो। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। उसे छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, हॉल मास्टर। अध्याय 615। शहर के पश्चिम में एक पुरानी आवासीय इमारत में खून की मोटी गंध आ रही थी। सौभाग्य से
ये ऐसे घर थे जिन्हें ध्वस्त किया जाना था, इसलिए पकड़े जाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस समय यहाँ कुछ ही परिवार रह रहे थे। छत पर बैंगनी रंग का लबादा पहने एक बूढ़ा आदमी पैर मोड़कर बैठा था। उसके सामने एक जेड पेंडेंट तैर रहा था। ये कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार का जेड पेंडेंट था। जेड पेंडेंट प्रकाश से टिमटिमा रहा था और आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं लगातार बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित हो रही थीं। अचानक बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं और मुंह में लाल खून थूक दिया। यदि अर्जुन यहाँ होते तो उन्हें अवश्य पता चल जाता कि यह वृद्ध व्यक्ति आचार्य सूर्यदेव हैं। आचार्य सूर्यदेव ने जमीन पर पड़े खून के धब्बे देखे और दोनों हाथ जमीन पर टिकाकर खड़े हो गए। उनकी दृष्टि अत्यंत ठंडी थी। किसी ने भी उसे इतनी गंभीर चोटें नहीं पहुंचाई थीं। कभी रक्त गठबंधन के एक बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग के रूप में, हालांकि वह सबसे शक्तिशाली नहीं थे, रक्त गठबंधन में उनकी स्थिति भी कम नहीं थी। उनका बैंगनी वस्त्र स्पष्ट रूप से उनके सम्मान और अधिकार का प्रतिनिधित्व करता था। वास्तव में उसकी साधना का स्तर इतना ऊंचा था कि वह हुआक्सिया के सभी विशेषज्ञों को कुचल सकता था। हालांकि उसे एकमात्र अमर आरोही क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया गया था, और वह भी आमने सामने की लड़ाई में नहीं। अगर यह बात फैल गई तो रक्त गठबंधन और कुनलुन पर्वतों में उनकी प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगेगा। छोटे कमीने, चून कि तुम जियांगन प्रांत में हो, मैं तुम्हें नरक में जीने का दर्द अनुभव कराऊंगा। आचार्य सूर्यदेव की आंखें उदास और घृणा से भरी थीं। कुछ ही सेकंड बाद उसने अपनी कमर से एक चौकोर प्लेट निकाली। उसने अपनी अंगुलियों से एक हाथ की मुहर बनाई और रक्तसार की एक बूंद उस मुहर पर गिर गई। एक क्षण में चारों ओर प्रकाश फैल गया और छत पर तेज हवा के झोंके आने लगे। कुछ सेकंड बाद फॉर्मेशन प्लेट पर एक भ्रामक प्रेत प्रकट हुआ। झेंग फैंग, आपने रक्तद्वार निर्माण प्लेट का उपयोग क्यों किया? क्या आप कुनलुन पर्वतों के मल्होत्रा परिवार की तलाश में हुआक्सिया नहीं गए थे? रहस्यमय आदमी की आवाज़ बहुत ठंडी थी, उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। आचार्य सूर्यदेव के चेहरे पर सम्मान की झलक थी और उन्होंने जल्दी से कहा, भगवान संरक्षक, आपको ये शितयान के अचानक प्रकट होने की खबर सुननी चाहिए थी, है न? ये शितयान, रक्त गठबंधन संरक्षक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या आप जानते हैं कि अरुनिस कहाँ है? उसका स्वर थोड़ा उत्साहित भी था। कुनलुन पर्वतों में अफवाह फैल गई थी कि अरुणहद कहीं से प्रकट हो गया है और उसने अनगिनत विशेषज्ञों का दमन कर दिया है। उन्होंने विपत्ति बिजली को नियंत्रित किया और यहाँ तक कि विशेषज्ञों को मारने के लिए बेर के फूल की शाखा का भी इस्तेमाल किया। स्वर्ग के नीचे इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धि कौन हासिल कर सकता है? कुनलुन पर्वतों में लगभग हर संप्रदाय, परिवार और बल ने ये शितयान की किंवदंती के बारे में सुना था। कुनलुन पर्वत की नंबर 1 प्रतिभा, ईशा का सबसे मजबूत प्रतियोगी, कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार का सबसे शक्तिशाली राक्षस, ये फैंगचेन का बेटा जो 1000 साल पहले का अद्वितीय विशेषज्ञ था। संत क्षेत्र या उससे भी अधिक, अनगिनत ताकतें अरुण को जीतने के लिए उसकी तलाश में थीं। यदि उन्होंने अरुणिन को पूरी तरह परिपक्व होने से पहले रस्सी से नहीं बांधा तो भविष्य में ऐसा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि रक्त गठबंधन भी लुभाया गया। ब्लड एलायंस के उच्च अधिकारियों को ये शितयान के ब्लड एलायंस के प्रति तिरस्कार का पता था। इसलिए एक आपातकालीन बैठक के बाद उन्होंने तुरंत 2 विकल्पों पर फैसला किया। या तो वे उसके साथ शर्तों पर बातचीत करेंगे, जो बीत गया उसे भूलकर, और फिर उसे अपने साथ जोड़ लेंगे, या अगर अरुण ने इनकार कर दिया तो उन्हें उसे दबाने के लिए रक्त गठबंधन की सबसे मजबूत ताकत का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें संरक्षक और बुजुर्ग शामिल होंगे। इस खतरे को शुरू में ही नष्ट कर देना सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय था। आचार्य सूर्यदेव की आंखों में ठंडक चमक उठी और उन्होंने झूठ बोला, सर, ये सच है। मैंने अरुण को हुआक्सिया के कुनलुन पर्वत की गहराइयों में देखा था। दुर्भाग्य से, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, अरुण ने रक्त गठबंधन के सभी लोगों को मार डाला। यहाँ तक कि मेरा प्रिय शिष्य फैंग जिंगयुन भी मर चुका है और मैं भी बुरी तरह घायल हूँ। मैं वास्तव में इस शर्म को लेकर रक्त गठबंधन में वापस नहीं जा सकता। आचार्य सूर्यदेव के चेहरे पर आंसू बह निकले। यदि वह ऑस्कर में भाग लेते तो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार की दौड़ में शामिल होते। आचार्य सूर्यदेव ये भली भांति जानते थे कि अर्जुन के साथ स्थिति पहले ही नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और उनके लिए अर्जुन को उसकी वर्तमान चोटों के साथ दबाना कठिन होगा। हुआक्सिया की सेना भी अर्जुन के पक्ष में थी, इसलिए उसे रक्त गठबंधन से सुदृढ़ीकरण प्राप्त करना पड़ा, और अरुण ऐसा करने का सबसे अच्छा बहाना था। ये शितयान को मारने के नाम पर वह पहले अर्जुन को मार देगा। भले ही वे ये शितयान को न पा सकें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञ को ढूंढना स्वाभाविक रूप से कठिन था।
आचार्य सूर्यदेव, रक्त गठबंधन संरक्षक ने आह भरते हुए कहा, अरुण ये बहुमंडप की शाखा को भी नष्ट कर सकता था, इसलिए आपके लिए उसे अकेले रोकना कठिन होता। अफवाह है कि ये शिटियन की असली ताकत संत क्षेत्र से ऊपर है। उसकी स्वर्ग विरोधी तलवार तकनीक को देखते हुए तुम्हारा घायल होना सामान्य बात है। इसके बारे में क्या ख्याल है? चूंकि आपको यकीन है कि अरुण इस हुआक्सिया में है, इसलिए मैं रक्त युद्ध हॉल से आपके आदेश के लिए 2 विशेषज्ञों को भेजूंगा। इन 100 विशेषज्ञों में सबसे कमजोर 7वें स्तर का अमर आरोही क्षेत्र विशेषज्ञ है, जबकि सबसे मजबूत संत क्षेत्र के शिखर पर है। वे व्यक्तिगत और समूह दोनों तरह के युद्ध में कुशल हैं और संरचनाओं का उपयोग कर सकते हैं। उनके साथ आपको ये शिटियन से निपटने में सक्षम होना चाहिए। 3 दिन पहले उन्होंने 100 हत्या संरचना का उपयोग किया और एक संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ को मार डाला। आचार्य सूर्यदेव, क्या आप इस बल से अरुण को नीचे गिरा सकते हैं? इस समय आचार्य सूर्यदेव स्तब्ध रह गए तथा कुछ घबरा भी गए। ये रक्त युद्ध हॉल था और उनमें से 100 लोग थे। निस्संदेह ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति थी। इसके साथ भले ही उसका सामना ये शितियान से हो, वह उसे कुचल सकता था। अर्जुन जैसे कमजोर व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। अपने मन में उसने येओ को मारने के लिए 100 विशेषज्ञों का नेतृत्व करने की कल्पना भी शुरू कर दी थी। चेन एक सेनापति की तरह सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। हुआक्सिया पर उसका शासन होगा। सबसे अच्छी स्थिति तो ये होगी कि अर्जुन को मार दिया जाए और ये शिटियन को हरा दिया जाए। तब रक्त गठबंधन में उसकी स्थिति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। आचार्य सूर्यदेव के सामने एक चौड़ा रास्ता दिखाई दे रहा था। आचार्य सूर्यदेव, मैं आपसे एक आखिरी बार पूछूंगा, क्या आप इन 100 विशेषज्ञों की ताकत से अरुण को हरा सकते हैं? एक ठंडी आवाज सुनाई दी। आचार्य सूर्यदेव को होश आया और उन्होंने अपने हृदय की उत्तेजना को दबा लिया। उन्होंने जल्दी से कहा, प्रभु रक्षक, चिंता मत करो। जब तक अरुण इस हुआक्सिया में है, मैं उसे पकड़कर आपके पास ले आऊंगा। ठीक है। 3 दिनों के भीतर ब्लड बैटल हॉल के विशेषज्ञ प्रवेश करेंगे हुआक्सिया। उस समय उनसे संपर्क करने के लिए इस फॉर्मेशन प्लेट का उपयोग करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह भ्रामक प्रेत अदृश्य हो गया। आचार्य सूर्यदेव छत पर अपने दोनों हाथ पीछे करके खड़े होकर नीचे का दृश्य देख रहे थे। उसके मुंह के कोने ठंडे ढंग से फड़क रहे थे। छोटे कमीने, देखते हैं तुम 100 विशेषज्ञों का सामना कैसे कर पाते हो। उस समय तुम्हें शायद मेरे सामने घुटने टेक कर समर्पण करना पड़ेगा। हा। उसी समय मिंगकुई विला में अर्जुन ने राजवीर राणा और ड्रैगन सोल को पूरे जियांगन प्रांत, आसपास के प्रांतों और यहां तक कि राजधानी शहर की खोज करने के लिए कहा था। दुर्भाग्यवश अभी भी कोई परिणाम नहीं निकला। ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य सूर्यदेव पृथ्वी से लुप्त हो गए हों। हालांकि अर्जुन बहुत निराश नहीं था। आचार्य सूर्यदेव को इतनी गंभीर चोटें लगी थीं। फिलहाल उनसे कोई खतरा नहीं था। भले ही वह ठीक होने के लिए गोलियां या कोई अन्य तरीका अपनाए, फिर भी उसे उससे निपटना ही होगा। तभी अर्जुन की नज़र पुनः ड्रैगन स्लेयर तलवार पर पड़ी। अध्याय 616। हालांकि ड्रैगन स्लेयर तलवार की मरम्मत कर दी गई थी, लेकिन इसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं थी और यह एक साधारण तलवार से अलग नहीं थी। हे अमर प्रभु, ड्रैगन स्लेयर तलवार को पूरी तरह से कैसे बहाल किया जा सकता है? ये वह अद्वितीय तलवार कैसे बन सकती है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? अर्जुन ने पूछा। अमर भगवान ने रुचि के साथ अपनी चाय पी। आप एक ही बार में भोजन समाप्त नहीं कर सकते और तलवार बनाना कोई छोटी बात नहीं है। यह इतनी आसानी से कैसे पूरा हो सकता है? मैंने ड्रैगन नस की शक्ति और ड्रैगन स्लेयर तलवार को स्थिर करने के लिए कुछ तकनीकों का उपयोग किया है। हालांकि अगर यह एक शक्तिशाली बल का सामना करता है तो यह अभी भी टूट जाएगा। अभी इसे 2 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले एक तलवार का शरीर। यह अपरिचित शब्द सुनकर अर्जुन की भौहें तन गईं। वरिष्ठ, तलवार शरीर क्या है? अमर भगवान खड़े हुए और ड्रैगन स्लेयर तलवार को ऊपर उठाया। उनके दूसरे हाथ ने उसे धीरे से छुआ। अब आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ मूल्यवान है, वह है इस तलवार की आत्मा। दुर्भाग्य से ये पहले से ही गहरी नींद में है। इस तलवार को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री और फोर्जिंग विधियों को हुआक्सिया में बेहतरीन माना जा सकता है, लेकिन कुनलुन पर्वत और अन्य जगहों पर उन्हें कचरा माना जाता है। यह आत्मा दमनकारी और सूर्य विभाजनकारी तलवारों से भी तुलना नहीं कर सकता। तो अब इसे एक शरीर की आवश्यकता है। यह एक अत्यंत उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक तलवार होनी चाहिए। यह एक टूटी हुई तलवार या अन्य दोषों वाली तलवार हो सकती है। केवल एक चीज़ यह है कि ग्रेड आत्मा दमनकारी और सूर्य विभाजनकारी तलवार से कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तलवारें, अन्यथा यह इसके लायक नहीं होगा। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। हुआक्सिया में कोई भी तलवार ऐसी नहीं थी जो आत्मा को दबाने वाली और सूर्य को विभाजित करने वाली तलवारों से भी अधिक शक्तिशाली हो।
इस प्रकार एकमात्र संभावित स्रोत कुनलुन पर्वत होगा। तो फिर सीनियर, दूसरा आइटम क्या है? उसने एक लंबी सांस लेकर पूछा। ब्लड फी एंड कोल्ड फिजिक का रक्तसार। ये रक्तसार दुर्लभ है और आपके डे ऑफ स्लॉटर के साथ बेहद संगत है। एक बार जब आप तलवार बनाने के लिए इस रक्तसार का उपयोग करते हैं तो तलवार आपके साथ बेहद संगत होगी। अर्जुन को अंततः समझ में आ गया कि इस बूढ़े व्यक्ति को विद्या में इतनी दिलचस्पी क्यों थी। वह जानता था कि पैशाचिक रक्तशीत शरीर कितना शक्तिशाली है, लेकिन दुर्भाग्य से विद्या ने अभी अभी उसे जागृत किया था। यदि यह पुनर्तः जागृत हो जाए तो निश्चित रूप से असंख्य शक्तियां आकर्षित होंगी। उस समय यदि विद्या कुनलुन पर्वत पर कदम रखती तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां भयावह होती। छोड़ो, मैं यूनिवर्सिटी जाकर उसे ढूंढूंगा और उसकी राय लूंगा। अर्जुन के पास बस यही एक काम था। जैसे ही वह राजवीर राणा से उसके लिए फ्लाइट का इंतजाम करने के लिए कहने वाला था, उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। जब उसने फोन नंबर देखा तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये पहाड़ी गांव की एक छोटी लड़की का नंबर था। छोटी बच्ची, क्या हुआ? दूसरी तरफ से आवाज झिझकती हुई लग रही थी। भाई चेन, मैं लियू जेहान, माउंट सौंद गांव से। हम 1 दर्जन घंटे पहले मिले थे। ये कॉल आपको परेशान कर रही होगी, लेकिन क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूँ? मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। क्या लियू जेहान के पिता को कुछ हुआ? असंभव। अर्जुन को अपनी चिकित्सा कुशलता पर पूरा भरोसा था। अर्जुन ने कहा, शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ। इस स्वतंत्र छोटी लड़की को फोन करने के लिए बहुत अधिक परेशान होना पड़ा। भाई चेन, मैं जियांगन प्रांत में बेयू रोड पर बेहान कंस्ट्रक्शन ग्रुप में हूँ। यह इस सड़क पर सबसे ऊंची इमारत है। मेरे पिता को किसी ने पीटा था और जल्द ही कानून प्रवर्तन अधिकारी मेरे पिता को ले जाने के लिए आएंगे। वे लोग बहुत डरावने हैं, वास्तव में डरावने। क्या आपने? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, लाइन के दूसरी तरफ हंगामा मच गया और अर्जुन को कुछ अश्लील बातें सुनाई देने लगीं। छोटे डरपोक, क्या तुम मदद के लिए पुकारने जा रहे हो? क्या तुम किसानों के समूह या मजदूरों के समूह को बुलाने जा रहे हो? गरीबों का झुंड? लो, मैं तुम्हें एक पैसा देता हूँ। असल में, अगर मैं इस पैसे का इस्तेमाल कुत्ते का खाना खरीदने में भी करूं, तो भी मैं इसे तुम्हारे पापा को नहीं दूंगा। हा। कॉल वहीं खत्म हो गई। अर्जुन को फोन के दूसरी तरफ से लियू जेहान की चीखें भी सुनाई दे रही थीं। उन्होंने राजवीर राणा को लियू जेहान की पारिवारिक स्थिति की जांच करने के लिए कहा था। ऐसा लग रहा था कि लियू जेहान के पिता लियू जियांगंग एक इमारत से गिर गए थे। वह सटीक स्थिति के बारे में बहुत निश्चित नहीं था, लेकिन ये संदिग्ध था कि लियू जियांगंग की दुर्घटना के बाद मालिक ने कोई वेतन और मुआवजा नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि निर्माण कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। लियू जेहान और उसके दादा के पास मुकदमा लड़ने की क्या क्षमता थी? यहाँ तक कि अगर वह विभिन्न सरकारी प्रतिनिधियों की तलाश में जाती तो उसे दरवाजे के बाहर रोक दिया जाता और वह उन्हें देख भी नहीं पाती। समाज के निचले पायदान के लोगों का यही हश्र होता था। ऐसा प्रतीत होता था कि चूंकि उनके अधीनस्थ कर्मचारी उस समय आचार्य सूर्यदेव की खोज में लगे थे, इसलिए उन्हें इस मामले से निपटने का समय नहीं मिला। यह एक आपातकालीन स्थिति थी, इसलिए वह केवल एक टेक्स्ट संदेश भेज सकते थे और सीधे उस स्थान पर जा सकते थे जहां घटना घटित हो रही थी। बेयू रोड, बेहान कंस्ट्रक्शन ग्रुप के प्रवेश द्वार पर लियू जियांगंग, जो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, चोटिल चेहरे के साथ जमीन पर पड़ा था। ठीक होने के बाद उन्होंने सबसे पहले बेहान कंस्ट्रक्शन ग्रुप को ढूंढा। उस समय जब दुर्घटना हुई थी तो उसे दुर्भावनापूर्वक नीचे धकेल दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ठेकेदार से 30,000 युआन मांगे थे। हालांकि ये सबसे ज्यादा क्रोधित करने वाली बात नहीं थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह कंपनी उसके साथ हुई दुर्घटना के बाद किसी भी जिम्मेदारी से बच जाएगी, और यहाँ तक कि उन्हें धमकाने के लिए लोगों का एक समूह भी ले आए। वह अपना शरीर हिला नहीं सकता था और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसके पास अपने अधिकारों की रक्षा करने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने एक रिपोर्टर की तलाश की जो इस बारे में रिपोर्ट करने वाला था, लेकिन समाचार रिपोर्ट को रोक दिया गया और रद्द कर दिया गया। ये स्पष्ट था कि इस समूह का समुदाय पर गहरा प्रभाव था। वह आज यहाँ स्पष्टीकरण मांगने आए थे। लियू जियांगंग ने उस तगड़े आदमी को घूर कर देखा जो थोड़ी ही दूर पर एक बुल टेरियर को पकड़े खड़ा था। ये वही आदमी था जिसने उसे धक्का देकर गिरा दिया था। जोंग हेलोंग, क्या तुम अब भी इंसान हो? मैं आज यहाँ स्पष्टीकरण लेने आया हूँ। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मेरे पास आओ। तुमने मेरी बेटी को क्यों छुआ? लियू जियांगंग की आंखें गुस्से से भर गईं, क्योंकि इस समय भयंकर बुल टेरियर अपनी बेटी लियू जेहान से केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर था। एक बार जोंग हेलोंग ने बुल टेरियर को छोड़ दिया तो उसकी बेटी निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाएगी। ये कमीना,
वह अपनी बेटी की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहता था, लेकिन 2 आदमी उसे पकड़ रहे थे। वह क्रोधित था, लेकिन स्थिति को संभालने में कुछ भी सक्षम नहीं था। उन्हें यहाँ आवेग में आकर आने का अफसोस भी हुआ। उनके जैसे कार्यकर्ता को ऐसी बुरी ताकतों से लड़ने का क्या अधिकार था? उसके पास कोई शक्ति या संपर्क नहीं था, और इसलिए उसके पास न्याय पाने का कोई रास्ता नहीं था। जोंग हेलोंग ने लियू जियांगंग को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लानत है। मैंने कुछ साल पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था। मुझसे एक पैसा भी लेने के बारे में मत सोचना। मैं तुम्हें देने के बजाय ये पैसा कुत्तों को खिलाना पसंद करूंगा। क्या तुम आज खेलना नहीं चाहते थे? तुम मेरे कुत्ते के साथ क्यों नहीं खेलते? बुल टेरियर ने जोंग हेलोंग की बातें सुन ली थीं और वह क्रूर और खूनी भाव के साथ गुस्से से भौंकने लगा। यह एक लड़ाकू कुत्ता था। आमतौर पर जोंग हेलोंग इसका इस्तेमाल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए करता था। इस कुत्ते के साथ वह बहुत अधिक खौफनाक था और लगभग कोई भी उसे पार करने की हिम्मत नहीं करता था। अध्याय 617 हाल ही में उससे मजदूरी मांगने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। जिस किसी को भी कोई शिकायत होती, वह कुत्ते का शिकार बन जाता। इसके अलावा उसके पास संपर्क और प्रभाव था। उसके पीछे उसके संपर्क थे। अगर कुछ होता भी तो वह खबर को दबा सकता था। लियू जिहान अपने सामने मौजूद खूंखार बुल टेरियर से डर गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे धीरे पीछे हटती रही। उसे डर था कि कहीं वह उसे काट न ले और उसे घायल न कर दे। उसने पहले ही अर्जुन को फ़ोन कर दिया था और सोच रही थी कि क्या वह जल्दी आ पाएगा, क्योंकि कल अर्जुन जिस कार में गया था और उसके आसपास के लोगों को देखते हुए उसे लगा कि यह युवक काफ़ी प्रभावशाली होगा और इस समय केवल यही एक व्यक्ति था जो उसकी और उसके पिता की मदद कर सकता था। वह सचमुच बहुत परेशान थी। जोंग हेलोंग, मेरी बेटी को मत छूना। मेरी बेटी निर्दोष है। ये देखकर कि बुल टेरियर लियू जिहान के करीब आ रहा था, लियू जियांगंग ने खुद को अन्य 2 की पकड़ से मुक्त कर लिया और लियू जिहान को अपनी ओर खींच लिया। जिहान, चलो घर चलते हैं। हम उनसे नहीं लड़ सकते। लियू जियांगंग फिर लियू जिहान के साथ बाहर भागा। हालांकि जैसे ही वे जाने वाले थे, अचानक एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी। लियू जियांगंग, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा घर ऐसी जगह है जहां तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम कैसे ठीक हो गए, लेकिन जब से तुम यहाँ आए हो, एक पैर पीछे छोड़ दो। ब्लैकी, जाओ और उस आदमी का एक पैर काट दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जोंग हेलोंग ने पट्टा छोड़ दिया और क्रूर बुल टेरियर बाहर निकल गया। उसके नुकीले दांत बहुत डरावने थे। ये दृश्य देखकर जोंग हेलोंग और उसके अधीनस्थ हंस पड़े। वे पहले से ही इस दृश्य के आदी थे। मानव जीवन उनके लिए बेकार था। लियू जियांगंग पागलों की तरह भागा और वह स्वाभाविक रूप से कुत्ते की आवाज़ सुन सकता था। वह बुल टेरियर से कैसे आगे निकल सकता था? जल्द ही बुल टेरियर ने उसे पकड़ लिया और उसकी बेटी लियू जिहान की गर्दन पर काट लिया। बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए लियू जियांगंग ने अपने पिता की सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। फिर उसने महसूस किया कि उसके शरीर में दांत गड़ गए हैं और दर्द की तीव्र अनुभूति ने उसे जकड़ लिया। खून बह निकला। डैडी! लियू जिहान अब अपने आंसू नहीं रोक पाए। हालांकि वह इस बारे में कुछ भी करने में असहाय थी। पिताजी ठीक हैं। उफ! हालांकि उसका शरीर दर्द में था, लियू जियांगंग केवल लियू जिहान की रक्षा कर सकता था। एक पिता के रूप में वह केवल यही कर सकता था। जोंग हाइलोंग और वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। ये हवाई लड़ाई देखने से कहीं ज्यादा दिलचस्प था। जोंग हाइलोंग ने सीटी बजाते हुए लियू जियांगंग के पास गया। अगर तुम मुझे दादाजी कहोगे तो मैं तुम्हें जाने देने पर विचार करूंगा। कैसा रहेगा? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें काटकर मार दिया जाएगा। तुम्हें पता है, तुम्हारी प्यारी बेटी शायद जूनियर हाई स्कूल में है और लगभग विकसित हो चुकी है। क्या वह? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक हवा में सीटी बजने जैसी आवाज़ आई। यह इतनी तीखी आवाज़ थी कि सभी लोग अवचेतन रूप से उस दिशा में देखने लगे। वहां उन्होंने एक काली रोशनी चमकती देखी। यह इतना तेज था कि नंगी आंखों से इसे कैद करना मुश्किल था। पुची, मांस और खून हर जगह बिखर गया, क्योंकि काली रोशनी ने बुल टेरियर के शरीर को छेद दिया, जिससे वह 10 मीटर से अधिक दूर जमीन पर धंस गया। बुल टेरियर की मौके पर ही मौत हो गई। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया और उन्हें देर से एहसास हुआ कि प्रकाश की वह काली चमक एक तलवार थी। यहाँ तलवार क्यों थी? भाड़ में जाओ! जोंग हाइलोंग ने सबसे पहले प्रतिक्रिया की। वह जल्दी से आगे बढ़ा और तलवार को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह असंभव था। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार जमीन पर मजबूती से चिपकी हुई थी। भाड़ में जाओ! ये किस कमीने ने किया? जोंग हाइलोंग ने आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाए। जल्द ही एक आकृति सबके सामने प्रकट हुई।
वह एक युवा व्यक्ति था जिसकी निगाहें ठंडी थीं। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसका आभामंडल अलौकिक था। अर्जुन यहाँ था। लियू जियांगंग और लियू जिहान को स्वाभाविक रूप से महसूस हुआ कि खतरा गायब हो गया है, और ऐसा लगा जैसे उनके कंधों से भार उतर गया हो। लियू जिहान ने तुरंत अर्जुन को देखा और उत्साहित होकर कहा, भाई चेन। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी नज़र सबसे पहले लियू जियांगंग की खून से लथपथ बांह और पीठ पर पड़ी। वह क्रोधित था। किस प्रकार का जानवर कुत्तों को लोगों को काटने की अनुमति देता है? तभी उसकी ठंडी नज़र जोंग हाइलोंग पर पड़ी। क्या ये कुत्ता तुम्हारा है? जोंग हाइलोंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपनी कमर से खंजर निकाला। आखिर आप हैं कौन? मैं फिर पूछूंगा, क्या ये कुत्ता तुम्हारा है? भाड़ में जाओ। अगर यह मेरा है तो क्या हुआ? तुम मादरचौद। जोंग हाइलोंग ने अर्जुन पर खंजर घुमाया। उसका प्रिय कुत्ता मर गया था और वह गुस्से में था। जाहिर है, ये तलवार इसी युवक की थी। हालांकि इससे पहले कि खंजर अर्जुन को छू पाता, उसे एक अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। चले जाओ, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, जैसे शक्ति की एक अदृश्य लहर बह निकली जिसने जोंग हाइलोंग को उड़ा दिया। उसने मुंह से खून भी थूका। इस समय सभी लोग अचंभित थे। यहाँ क्या हो रहा था? क्या ये कोई इंसान कर सकता था? चूंकि तुम्हें कुत्ते बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं तुम्हें भी वही अनुभव करवाऊंगा। अर्जुन ने इन लोगों पर व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। उसने फोन किया, 10 मिनट में डार्क हॉल के सबसे खूंखार कुत्तों को यहाँ ले आओ। एक लोहे का पिंजरा लाओ जिसमें एक व्यक्ति और कुछ कुत्ते रह सकें। हाँ, हॉल मास्टर। वह जानता था कि जियांगनान प्रांत के डार्क हॉल में किसी ने बहुत सारे खूंखार कुत्ते पाल रखे हैं। फोन रखने के बाद अर्जुन लियू जिहान और लियू जियांगान के पास गया। इसे सहन करो। अर्जुन ने कुछ जड़ी बूटियां निकाली, उन्हें कुचला और उनसे लियू जियांगन के घाव को ढक दिया। साथ ही उसने अपनी सच्ची क्यूई का एक हिस्सा लियू जियांगन के शरीर में स्थानांतरित कर दिया और एक ठंडी अनुभूति ने दर्द को कम कर दिया। फिर उसने लियू जिहान की ओर देखा। क्या तुम्हें चोट लगी? भाई चेन, आपको परेशानी देने के लिए मुझे सचमुच खेद है। लियू जिहान ने अपना सिर जोर से हिलाया। सब ठीक है, मैं बस ताज़ी हवा लेने बाहर आया हूँ। अर्जुन मुस्कुराया। अर्जुन के अकथनीय हमले को देखने के बाद जोंग हाइलोंग के अधीनस्थों ने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। इस बीच जोंग हाइलोंग को अत्यधिक पीड़ा हो रही थी और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर थूक रहा था। आखिरकार वह किसी तरह खड़ा हुआ और अर्जुन को घूरने लगा। जैसे ही वह बोलने वाला था, एक ट्रक आ गया। दरवाज़ा खुला और ट्रक से कुछ काले कपड़े पहने हुए लोग निकले, जिनकी आभा भयानक थी। उनकी आभा से ही पता चल रहा था कि वे शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। वे अर्जुन के पास आए और घुटनों के बल बैठ गए। हॉल मास्टर। जोंग हाइलोंग और बाकी सभी लोग दंग रह गए। हॉल मास्टर का दर्जा क्या था? मध्य स्तर या उच्च स्तर? अर्जुन ने अपने सामने घुटनों के बल बैठे कुछ लोगों की ओर देखा और शांति से पूछा, क्या आप लोग वही लाए जो मैंने मांगा था? हॉल मास्टर, ये ट्रक में है। अध्याय 618। अर्जुन ने सिर हिलाया और जोंग हाइलोंग की ओर देखा। इसे लाओ और उस आदमी को अंदर डालो। डार्क हॉल के विशेषज्ञों ने ट्रक का पिछला दरवाजा खोलने से पहले अपनी आंखें सिकोड़कर जोंग हाइलोंग की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा। कुछ ही देर बाद 2 मीटर गुना 2 मीटर का एक लोहे का पिंजरा नीचे लाया गया। जैसे ही पिंजरा हटाया गया, कई कुत्तों के भयंकर भौंकने की आवाजें सुनाई देने लगीं। जब उन्होंने अंदर का नजारा देखा तो जोंग हाइलोंग और उनके अधीनस्थ दंग रह गए। एक पिटबुल, तिब्बत का बड़े आकार वाला कुत्ता। ये सभी विश्वस्तरीय खूंखार कुत्ते थे। यहाँ तक कि डॉग फाइटिंग के क्षेत्र में भी वे सर्वश्रेष्ठ थे। जब उसने काले कपड़े पहने उन लोगों को अपनी ओर आते देखा तो जोंग हाइलोंग को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। वह भागने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि वे लोग पहले ही उसके पास पहुंच चुके हैं। एक अदृश्य आभा ने उसे घेर लिया और वह स्वयं को और भी अधिक शक्तिहीन पाता रहा। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मैं जोंग हाइलोंग हूँ। मैं बेहान कंस्ट्रक्शन ग्रुप से हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, लोहे के पिंजरे का दरवाजा खुल गया और जोंग हाइलोंग को निर्दयतापूर्वक अंदर फेंक दिया गया। पिंजरे में बंद कुत्तों ने अपना शिकार देखा और उस पर झपट पड़े। नहीं, कृपया मुझे बाहर निकालो। नहीं, हट जाओ मुझ पर से। दयनीय चीखें गूंजने लगीं और काटने और भौंकने की आवाजें लगातार सुनाई देने लगीं। इस समय सभी को अपनी रीढ़ में एक ठंडी सी दौड़ती हुई अनुभूति हुई, क्योंकि उन्होंने पिंजरे से खून रिसता हुआ देखा। जोंग हाइलोंग की चीखें धीरे धीरे कमजोर होती गईं और अंततः धीमी पड़ गईं। अर्जुन की आंखें ठंडी थीं। उसने अपने बगल में बैठे डार्क हॉल विशेषज्ञ की ओर देखा और आदेश दिया, इस समूह के अस्तित्व की अब कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग इसका ख्याल रखो।
सभी मध्यम और उच्च अधिकारियों को बदला जाना है। यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो या तो आप स्वयं उसका समाधान करें या उसे अधिकारियों के पास भेज दें। हाँ, हॉल मास्टर। ये सब करने के बाद अर्जुन ने लियू जेहान और लियू जियांगंग की ओर देखा। चलो चलें, मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। लियू जियांगंग ने जोंग हैलोंग को देखा, जो लोहे के पिंजरे के अंदर बुरी तरह से घायल हो गया था। फिर उसने अर्जुन को अविश्वास से देखा। वह जानते थे कि अर्जुन की पहचान साधारण नहीं थी, लेकिन ये बात उनकी समझ से परे थी। श्री अर्जुन, आपकी महान दयालुता। लियू जियांगंग घुटने टेकना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई। अब हम बराबरी पर हैं। ठीक है, कार में बैठ जाओ। मुझे बाद में कुछ काम करना है। मैं तुम्हें पहले वापस भेज दूंगा। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो दवा लगाई है वह संक्रमण को दूर कर सकती है और तुम्हें जल्दी ठीक होने में मदद कर सकती है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अस्पताल जाकर टीका लगवा सकते हो, अर्जुन ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। लियू जियांगंग ने अपना सिर जोर से हिलाया। मैं श्री अर्जुन पर विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ कि श्री अर्जुन एक असाधारण व्यक्ति हैं जो मेरे शरीर को ठीक कर सकते हैं। इस जड़ी बूटी के प्राकृतिक रूप से चमत्कारी प्रभाव होते हैं। अर्जुन ने दूसरे पक्ष की ओर देखा। चूंकि दूसरे पक्ष ने बात समझ ली थी, इसलिए उसे समझाने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। वह सीधे माउंट सौंद गांव की ओर चला गया। इसके बाद वह डाक हॉल के लोगों से कहेगा कि वे इस परिवार पर नजर रखें। कम से कम आज जैसी घटना फिर तो नहीं होगी। जब तक वह कुनलुन पर्वत में प्रवेश करेगा तब तक संभवतः उसका इस परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं रह जाएगा। आधे घंटे बाद माउंट सौंद गांव में अर्जुन ने उन दोनों को घर भेज दिया और फिर उन्हें कुछ निर्देश देकर जाने की तैयारी की। उन्होंने विद्या की तलाश के लिए हवाई जहाज से राजधानी जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विद्या सिर्फ एक फ़ोन कॉल के बाद सीधे जियांगनान प्रांत पहुंच जाएगी। थोड़ी देर में वह उसे लेने के लिए चला जाएगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह यहाँ नहीं रुक सकता था। हालांकि जैसे ही अर्जुन कार स्टार्ट करने वाला था, लियू जियांगंग अपने हाथों में एक लंबा पार्सल लेकर दौड़ा। मिस्टर अर्जुन, रुकिए। अर्जुन को पता था कि लियू जियांगंग के लिए अपनी चोटों के कारण यह असुविधाजनक था, इसलिए वह जल्दी से कार से बाहर निकल गया। अंकल लियू, अगर आपके पास कोई और निर्देश है तो मुझे बताइए। मैं हमेशा जिहान को अपना उपकारकर्ता मानूंगा, इसलिए अगर भविष्य में आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लियू जियांगंग ईमानदारी से मुस्कुराया। अर्जुन, ये वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास बस एक सवाल है जो मुझे नहीं पता कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं। क्या कुत्ते को मारने वाली काली तलवार आपकी थी? हालांकि अर्जुन को नहीं पता था कि लियू जियांगंग ने ऐसा क्यों पूछा, फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, यह मेरा है। पहले स्थिति बहुत गंभीर थी, इसलिए मैं केवल उसी का सहारा ले सकता था। लियू जियांगंग की आंखें चमक उठीं। उसने फटे कपड़े में लिपटी हुई वस्तु को सावधानी से अर्जुन को थमा दिया। श्री अर्जुन, ये चीज़ मेरे परिवार ने 8 साल पहले ज़मीन से खोदकर निकाली थी। मुझे लगा कि यह कोई प्राचीन वस्तु है, इसलिए मैंने इसे रख लिया। आज जब मैंने आपकी तलवार देखी तो मुझे लगा कि यह कुछ वैसी ही है। मैं एक किसान हूं और मैंने ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, इसलिए मुझे इस तरह की चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझ नहीं है। इस चीज़ को अपने पास रखना बेकार है, इसलिए मैं इसे आपको दे दूंगा। अगर यह आपके लिए बेकार है तो इसे फेंक दें। अगर यह उपयोगी है तो इसे स्वीकार करें। मुझे अच्छा लगेगा। आखिरकार आपने हमारे परिवार की इतनी मदद की है। दरअसल मैं ये भी जानता हूँ कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया और चिथड़े में लिपटी हुई चीज़ ले ली। पहले तो उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। आखिर जमीन से खोदी गई कोई चीज़ भला कैसे अच्छी हो सकती है। हालांकि जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, अर्जुन ये देखकर हैरान रह गए कि संसार कब्रिस्तान में आत्मा दमनकारी तलवार और सूर्य विभाजनकारी तलवार सीधी खड़ी हो गईं। इसके अलावा उनमें शत्रुता की भावना भी व्याप्त होने लगी। ये समझते ही अर्जुन ने तुरंत उस पार्सल के कपड़े को फाड़ दिया, जिससे एक लाल और काले रंग की तलवार निकली। तलवार प्राचीन रून से भरी हुई थी और उसके चारों ओर हल्की रोशनी बह रही थी। इसे अपनी हथेली में पकड़कर वह इसमें से एक प्राचीन आभा को महसूस कर सकता था। दुर्भाग्य से तलवार का आधा हिस्सा टूट गया था, लेकिन फिर भी यही बना रहा चैन बेहद उत्साहित हैं। वह बता सकता था कि इस तलवार के क्षतिग्रस्त होने से पहले इसका ग्रेड बहुत ऊंचा था। ये वह तलवार शरीर हो सकता है जिसकी अमर भगवान को ड्रैगन स्लेयर तलवार को पुनः गढ़ने के लिए आवश्यकता थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि लियू जिहान के परिवार से मिलना उसके लिए ड्रैगन स्लेयर तलवार को फिर से गढ़ने का अवसर होगा। जिस क्षण लियू जिहान ने उसे बचाया, ऐसा लगा जैसे कुछ गतिमान हो गया हो।
अब ड्रैगन स्लेयर तलवार को फिर से बनाने के लिए उसे केवल फील्डिश ब्लड कोल्ड फिजिक्स से रक्त सार की एक बूंद की आवश्यकता थी, और विद्या पहले से ही यहाँ थी। चाचा लियू, ये वस्तु मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे निश्चित रूप से मुफ्त में नहीं ले सकता। 10 मिलियन, मैं आपकी यह तलवार खरीदने के लिए आपको 10 मिलियन दूंगा। नहीं, 100 मिलियन, अर्जुन ने उत्साह से कहा। जब लियू जियांगंग ने उस खगोलीय आकृति को सुना तो वह इतना डर गया कि उसके पैर लगभग कमजोर हो गए। उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, श्री अर्जुन, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने मेरी जान बचाई और मुझे ये भी नहीं पता कि आपको कैसे चुकाना है। मैं आपका पैसा कैसे ले सकता हूँ? श्री अर्जुन, जब तक आपकी इस चीज में दिलचस्पी है तब तक कोई बात नहीं है। ऐसा कहने के बाद लियू जियांगंग सीधे घर के अंदर चला गया। उसे डर था कि अर्जुन फिर से कीमत बढ़ाने की कोशिश करेगा। अर्जुन ने लियू जियांगंग को गायब होते देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। पैसे चुकाने पड़ते थे। अगर यह सामान येबाओ पवेलियन या कुनलुन पर्वतों को बेचा जाता तो इसकी कीमत आसमान छूती, शायद 1 अरब युआन भी। यदि लियू जियांगंग अभी उनसे पैसों के बारे में चर्चा करते तो स्वाभाविक रूप से वे इसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए वे राजवीर राणा से बाद में व्यक्तिगत रूप से यात्रा करने के लिए कह सकते थे। अर्जुन ने अपने हाथ में रहस्यमयी टूटी तलवार को देखा और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी सच्ची क्यूई को उसमें इंजेक्ट किया और आध्यात्मिक दबाव का एहसास हुआ। एक बार जब ये तलवार ड्रैगन स्लेयर तलवार के साथ संयुक्त हो जाएगी तो यह निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देगी। कुनलुन पर्वत में प्रवेश करने के बाद यह नई तलवार उसकी वफादार और भरोसेमंद साथी होगी। इस तलवार के साथ उसने जो तलवार तकनीक सीखी थी, रक्त ड्रैगन और जीवन रून की शक्ति के साथ, वह रक्त गठबंधन को तोड़ने में सक्षम हो सकता है। अध्याय 619। अर्जुन ने इस पर ज्यादा देर तक विचार नहीं किया। उसने रहस्यमयी टूटी तलवार को संसार कब्रिस्तान में रख दिया और सीधे हवाई अड्डे के लिए निकल पड़ा। आधे घंटे बाद जियांगनान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अर्जुन ने देखा कि विद्या उसका इंतजार कर रही है। जियांगजियांग शहर से वापस आने के बाद से उन्होंने लगभग 1 महीने तक एक दूसरे को नहीं देखा था। वह अभी भी पहले की तरह ही आकर्षक दिख रही थी और उसने अभी भी अपने गले में अर्थसोल मिस्टिक स्टोन पहना हुआ था। पृथ्वी आत्मा रहस्यमय पत्थर पर एक हल्की दरार दिखाई दी थी। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी आत्मा रहस्यमय पत्थर विद्या के पैशाचिक रक्तशीत शरीर को अधिक समय तक दबा नहीं सकेगा। हालांकि अर्जुन ने विद्या को साधना करना सिखाया था, लेकिन ये स्पष्ट था कि विद्या अपनी साधना को जारी नहीं रख पाई थी। उसके आसपास की ठंडी आभा भी बहुत स्पष्ट हो गई थी। कुछ ही महीनों में पैशाचिक रक्तशीत शरीर पूरी तरह से फट जाएगा। तब विद्या का क्या होगा? विद्या की खूबसूरती मुसीबतों को आकर्षित करने वाली थी। हालांकि उसकी ठंडी आभा किसी के लिए भी उसके करीब जाना असंभव बना देती थी। एक बार जब वे करीब आ जाते तो ठंडी आभा उन्हें वास्तव में चोट पहुंचा सकती थी। ये फिएंडिश ब्लड कोल्ड फिजिक का प्रारंभिक चरण था। अर्जुन, मैं यहाँ हूँ। विद्या की ठंडी आंखें जब अर्जुन को देखतीं तो वे चमक उठतीं। वह फूल की तरह मुस्कुराती और उत्साह से हाथ हिलाती। जियांगजियांग से लौटने के बाद से ही न जाने क्यों विद्या के मन में अर्जुन और उसकी वहाँ की तस्वीरें घूमने लगी थीं। वह कई बार उसे फ़ोन करना चाहती थी, लेकिन जब उसे याद आया कि अर्जुन को कुछ जरूरी काम है तो उसने फ़ोन रख दिया। इस प्रकार जब उसे पता चला कि अर्जुन आज उससे मिलना चाहता है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे राजधानी शहर से जियांगन प्रांत के लिए उड़ान भरी। विमान में चढ़ते ही उसे लगा कि कहीं वह कुछ ज्यादा ही बेपरवाह तो नहीं हो गई। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी और वह सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहती थी। अर्जुन ने विद्या का सामान लिया और मुस्कुराया। क्या आप जियांगनान प्रांत घूमने की योजना बना रहे हैं? विद्या ने अपनी बड़ी चमकीली आंखें झपकाईं। हाँ, तुमने सही अनुमान लगाया। जियांगन प्रांत का दृश्य बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हें मेरा मार्गदर्शक बनना होगा। ठीक है, लेकिन इस बार मैं शायद तुम्हें थोड़ा ही घुमा पाऊंगा। मुझे जल्दी ही राजधानी लौटना पड़ सकता है। अगली बार मैं तुम्हें अच्छे से घुमाऊंगा। देर हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें पहले तुम्हारे ठहरने के स्थान पर भेज दूंगा। अर्जुन के राजधानी न लौटने का कारण ये था कि आचार्य सूर्यदेव जियांगन प्रांत में थे। दूसरे पक्ष का अस्तित्व बहुत ज्यादा परिवर्तनशील था। आचार्य सूर्यदेव की हत्या से पहले जिया परिवार और बंसल परिवार, या यहाँ तक कि स्वर्गीय न्याय समूह, दूसरे पक्ष के प्रतिशोध का लक्ष्य बन सकते थे। इस प्रकार उनके पास जियांगन प्रांत में रुकने और समाचार की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, हालांकि वह निराश थी, फिर भी विद्या ने सिर हिला दिया। जल्द ही अर्जुन विद्या को मिंगकुई विला ले आया। सामान समेटने के बाद विद्या ने उत्सुकता से अर्जुन की ओर देखा और पूछा, अर्जुन, सच बताओ, तुमने मुझे 1 महीने से फ़ोन नहीं किया है। इस बार अचानक फ़ोन क्यों किया?
अर्जुन कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया लेकिन फिर भी बोला, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे शरीर में राक्षसी रक्त काया है। मुझे अब तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। बेशक तुम मना कर सकती हो। तुम्हें मेरी किस काम में मदद चाहिए? विद्या ने उत्सुकता से पूछा। बस मुझे बताओ, अगर हो सका तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो, मुझे मत बताओ कि तुम टीवी पर जो देखते हो वैसा कुछ करने जा रहे हो सकता है मैं इस बात से सहमत न हूं। विद्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और चंचलता से कहा। हालांकि यह एक मजाक था, फिर भी उसका चेहरा लाल था, जिससे वह और भी प्यारी लग रही थी। अंदर से वह सचमुच यही चाहती थी। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और संक्षेप में साधक के शरीर में रक्त तत्व के विषय में बताया, तथा ये तथ्य भी बताया कि ड्रैगन स्लेयर तलवार को पुनः गढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। विद्या को तुरंत समझ आ गया। दूसरे शब्दों में, तुम मेरे खून की एक बूंद चाहते हो? हाँ, विद्या मुस्कुराए। कुछ ही क्षणों बाद वह अपनी उंगली काटने को तैयार दिखी। मुझे लगा कि यह कोई बड़ी बात है। अगर तुम्हें रक्त का सार चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वैसे भी मुझे हर साल रक्त परीक्षण के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। इस बारे में बात करते हुए मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है। तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? अर्जुन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। जरूर, लेकिन मुझे डर है कि तुम हिम्मत नहीं कर पाओगे। विद्या की नज़र में रक्तसार की कुछ बूंदें कुछ भी नहीं थीं। ये देखकर कि विद्या अपना रक्तसार बाहर निकालने वाली थी, अर्जुन ने तुरंत उसे रोक दिया और समझाया, रक्तसार केवल तभी हो सकता है जब आप पैशाचिक रक्षित काया अवस्था में हों। जब विद्या ने ये सुना तो उसकी आंखें गंभीर हो गईं। पिछले महीने में उसे एहसास हुआ कि उस आवाज़ की आवृत्ति बढ़ती जा रही है। उसे नींद में चलने की आदत भी पड़ गई। वह अक्सर आधी रात को उठ जाती और बालकनी में ध्यान लगाने लगती। उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत बर्फ के टुकड़े बन जाते। आप इस मामले पर विचार कर सकते हैं। आपको मुझे तुरंत जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो मैं इसे किसी अन्य रक्तसार के साथ बदल सकता हूँ। अर्जुन विद्या पर बोझ डालने से डरता था। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, विद्या रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और उसने अपने गले में लटका हुआ पृथ्वी आत्मा रहस्यमय पत्थर पकड़ लिया और फिर उसे उतार दिया। क्या ऐसा है? जिस क्षण पृथ्वी आत्मा रहस्यमय पत्थर गायब हो गया, पूरा विला एक बर्फ गुफा में बदल गया और तापमान दर्जनों डिग्री तक गिर गया। ठंडी हवा चलने लगी और अर्जुन को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। सौभाग्य से रक्त ड्रैगन को कुछ महसूस हुआ और वह उसके शरीर से बाहर निकल आया और अर्जुन के शरीर के चारों ओर लिपट गया। जैसे ही ठंडी आभा ने उसे छुआ, वह गायब हो गया। विद्या, मैंने अभी नहीं बताया। अर्जुन कुछ बोलने ही वाला था कि एक ठंडी निगाह उसकी ओर पड़ी। उसी समय एक ठंडी हथेली उसकी ओर तेजी से आई। तेज हवाएं चलने लगीं और इस हथेली के प्रहार की शक्ति बहुत भयानक थी। तुम्हारी हिम्मत मेरे रक्तसार पर डिजाइन करने की है। मर जाओ। तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि इस समय उसके सामने जो लड़की थी वह विद्या नहीं बल्कि राक्षसी रक्तशीत काया थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे पक्ष की मंशा हत्या करने की थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। विद्या ने ठंडी सांस ली। उसकी आवाज़ बहुत तीखी थी। विद्या के दूसरे हाथ में बर्फ की तलवार थी, जिसे उसने अर्जुन की ओर क्रूरतापूर्वक घुमाया। यद्यपि अर्जुन अमर स्वर्गारोहण क्षेत्र में पहुंच गया था, फिर भी उसने विद्या के सामने अपनी रक्षा करने में कोई ढील देने का साहस नहीं किया। इस समय अर्जुन को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। एक महीने में ही विद्या का खूनी ठंडा शरीर बहुत मजबूत हो गया था। हालांकि उसके पास विद्या से निपटने का एक तरीका था, लेकिन वह उसे मार नहीं सका। अगर विद्या घायल हो गई तो क्या होगा? असहाय अर्जुन हर प्रहार को केवल चकमा देकर टाल सकता था। अगर तुम मेरे रक्तसार की इच्छा करने की हिम्मत करते हो, फिर भी तुम मुझसे लड़ने की चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करोगे। क्या सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं? इससे पहले कि अर्जुन संभल पाते, अनगिनत बर्फ के बाण हवा में फैल गए, जिनमें से प्रत्येक में हत्या की मंशा थी। अध्याय 620। असहाय अर्जुन केवल आत्मा दमनकारी तलवार चला सकता था और उसमें अपनी सच्ची क्यूई भर सकता था। आत्मा को दबाने वाली तलवार ने तलवार की क्यूई छोड़ते हुए गुनगुनाया, जिससे एक अवरोध उत्पन्न हुआ जिसने बर्फ के सभी तीरों को रोक दिया। मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो गए हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि विद्या के बारे में कोई भी विचार मत रखो। वह मासूम है और हालांकि वह तुम्हें पसंद करती है, मैं तुम्हें साथ रहने की इजाजत नहीं दूंगा। राक्षसी रक्तशीत शरीर की आवाज फिर से गूंजी। अर्जुन पूरी तरह अवाक रह गया। तुम तो बस एक खून की नस्ल हो। तुम अपने मुख्य शरीर के मामलों की परवाह करने के लिए इतने स्वतंत्र कैसे हो सकते हो? लगता है कि तुम मेरी बातों से सहमत नहीं हो। तो आज मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम हार नहीं मान लेते। विद्या ने ठंडी सांस ली और अपनी बर्फ की तलवार खींच ली।
जैसे ही उसने ऐसा किया, जमीन पर अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं। ये देखकर कि वह जमीन पर उतरने वाला है, विद्या की आंखों में कुछ स्पष्टता आई। पादा, बर्फ की तलवार जमीन पर गिर गई। उसी समय विद्या ने अपनी उंगली से रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली। अर्जुन, मैं अभी मुश्किल से जागा हूँ। जल्दी से रक्तसार स्वीकार करो और मुझे पृथ्वी आत्मा रहस्यमय पत्थर पहनने में मदद करो। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन जल्दी में थी। अर्जुन ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपनी हथेली खोली और रक्तसार को पकड़ लिया। उसी समय वह एक कदम आगे बढ़ा और विद्या के पास पहुंचा और विद्या की छाती पर पृथ्वी आत्मा रहस्यमय पत्थर रख दिया। कमरे में फैली ठंडी आभा तुरंत गायब हो गई और विद्या ने राहत की सांस ली। अर्जुन, मैंने अभी तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? अर्जुन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। चिंता मत करो, वह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। विद्या को राहत मिली। वह सोफे पर पैर मुड़कर बैठ गई और बोली, पहले मैं अपनी स्थिति को ठीक कर लूं। साधना करके ही दूसरे पक्ष को रोका जा सकता है। इतना कहकर विद्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरा सोफा धीरे धीरे बर्फ से ढक गया, मानो वह बर्फ की मूर्ति में बदल गया हो। अर्जुन ने उसे परेशान नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी हथेली में रक्तसार लिया और संसार कब्रिस्तान में प्रवेश किया, जहां उसने पाया कि अमर भगवान और धर्मेंद्र शतरंज खेल रहे थे। जब उन्हें अर्जुन के आगमन का आभास हुआ तो वे रुक गए और भगवान खड़े होकर अर्जुन की ओर देखने लगे। क्या है, बताओ मुझे। अर्जुन ने तुरंत रक्तसार छोड़ा और उसे संसार कब्रिस्तान के ऊपर लटका दिया। वरिष्ठ, मैं वह लाया हूं जो आप चाहते थे। ड्रैगन स्लेयर को फिर से बनाने में मेरी मदद करें तलवार। अमर भगवान ने उस चमकदार रक्तसार की बूंद को देखा जो लाल रंग की रोशनी से भरी हुई थी। उनकी आंखें कट्टरता से भर गईं। दुर्भाग्य से सिर्फ रक्तसार होना ही पर्याप्त नहीं है। उच्च स्तरीय तलवार शरीर के बिना कुछ भी नहीं बदलेगा। इससे पहले कि अमर भगवान अपनी बात पूरी कर पाते, अर्जुन ने रहस्यमयी टूटी हुई तलवार निकाल ली जो लियू जियांगंग ने उन्हें दी थी। जिस क्षण रहस्यमयी टूटी तलवार प्रकट हुई, संसार कब्रिस्तान उजाड़ की आभा से भर गया। उस समय अमर भगवान की पुतलियां सिकुड़ गईं। वे एक कदम आगे बढ़े और रहस्यमयी टूटी तलवार छीनकर अर्जुन के सामने पहुंच गए। उसके पास से, ये तलवार बहुत पुरानी है और मेरे एक करीबी दोस्त की भी है। तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिली? जल्दी बताओ। अर्जुन ने बिना समय बर्बाद किए हाल की घटनाओं का विवरण दे दिया। मुझे अंततः समझ में आ गया कि संसार कब्रिस्तान ने तुम्हें क्यों चुना। इस तलवार को मूल रूप से ओवरलॉर्ड हेवन स्वॉर्ड कहा जाता था। तलवार का शरीर न केवल 7 उल्कापिंड ब्लैकस्टोन का उपयोग करके गढ़ा गया था, बल्कि इसे 10 वर्षों तक एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के खून और पसीने से भी तराशा गया था। अपनी चरम अवस्था में एक तलवार का वार स्वर्ग को भी चकनाचूर कर सकता था। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि इस तलवार की ऐसी पृष्ठभूमि होगी। उसने तुरंत कहा, वरिष्ठ, क्या इसे ड्रैगन स्लेयर तलवार के तलवार शरीर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? अमर भगवान ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं अपनी क्षमता से इसे इसकी चरम अवस्था में वापस नहीं ला सकता। हालांकि अगर यह ड्रैगन स्लेयर तलवार की तलवार आत्मा के साथ विलीन हो जाती है तो यह बहुत अधिक शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होगी। इसके अलावा जैसे जैसे आप लड़ना जारी रखेंगे, इस तलवार का स्तर बढ़ता रहेगा। अमर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर संसार का कब्रिस्तान कांपने लगा। जमीन फट गई और आग की लपटों से लदी एक जालीदार मेज हवा में से प्रकट हुई। उसकी उंगलियों ने एक मुहर बनाई और ड्रैगन स्लेयर तलवार अचानक फोजिंग टेबल पर आग की लपटों में उड़ गई। अधिपति स्वर्ग। इस तलवार शरीर का उपयोग ड्रैगन स्लेयर को फिर से बनाने के लिए किया जाएगा। तलवार जाओ, शैतानी खून ठंडा शरीर खून का सार मार्गदर्शक होगा। तलवार में प्रवेश करो। रक्तसार नीचे उतरा और भट्टी की लपटें अचानक 1000 फीट की ऊंचाई तक बढ़ गईं, जो एक ऐसा दृश्य था जो किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ा सकता था। इस समय बाहर का आसमान पूरी तरह से बदल गया था। काले बादलों ने आसमान को ढक लिया, बिजली चमकने लगी और गड़गड़ाहट हुई। बच्चे, मुझे ये तलवार बनाने के लिए 3 दिन का समय दो। लेकिन पहले मैं तुमसे पूछती हूँ, अब से इस तलवार का नाम क्या होगा? अर्जुन ने कुछ क्षण विचार किया और कहा, चलो इसे ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड कहते हैं। अच्छा। इसी समय शहर के पश्चिमी भाग की सबसे ऊपरी मंजिल पर आचार्य सूर्यदेव ने आंखें खोली और आकाश में चमकती बिजली को देखा। उनकी आंखें भय से भर गईं। स्वर्गीय दाव भी ऐसी घटना को बर्दाश्त करने में असमर्थ प्रतीत होते हैं। क्या ये हो सकता है कि कोई राक्षस पैदा हो गया है? नहीं, यह एक दिव्य तलवार के प्रकट होने की घटना है। इस विचित्र घटना को देखते हुए ये तलवार कुनलुन पर्वत की सर्वोच्च तलवारों के बराबर है। हालांकि यह इतनी कम आध्यात्मिक ऊर्जा वाली जगह पर क्यों पैदा हुई? आचार्य सूर्यदेव की भौहें कुछ असहज थीं। अर्जुन,
ये शितयान और अब इस दिव्य तलवार का प्रकट होना। बिना किसी देरी के उसने कमर पर बंधी फॉर्मेशन प्लेट निकाली। उसे देखते ही उसकी बेचैनी धीरे धीरे दब गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि फॉर्मेशन प्लेट ने संकेत दिया था कि रक्त गठबंधन सेना देश में प्रवेश करने वाली है। इस लड़ाई के बाद अर्जुन और ये शितन दोनों नरक भेजा जाएगा। अध्याय 621 मिंग-कुई विला। पिछले कुछ दिनों में अर्जुन ने कई बार संसार कब्रिस्तान में प्रवेश किया था ताकि तलवार बनाने की प्रगति की जांच की जा सके। हालांकि अमर भगवान अभी भी तलवार बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ड्रैगन शिरा की शक्ति और संपूर्ण संसार कब्रिस्तान की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उन्मत्ततापूर्वक ड्रैगन स्लेयर स्वर तलवार में डाली जा रही थी और वह आग से जल रही थी और बिजली के साथ चमक रही थी। अर्जुन की उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, शक्तिशाली दबाव से उसका रक्त तेजी से बढ़ने लगा और उसने कई बार खून थूका। अर्जुन अच्छी तरह से जानता था कि एक बार ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड को सफलतापूर्वक पुनः गढ़ लिया गया तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। शिष्य, पहले तो मैंने सोचा था कि यह बूढ़ा तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा करने से यह स्पष्ट है कि उसने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। धर्मेंद्र अर्जुन के पास गया और शांति से बोला। अर्जुन ने सिर हिलाया। हालांकि अमर भगवान ने पहले भी उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन वह उसके असली इरादे को समझ गया था। धर्मेंद्र ने अमर भगवान को देखा, जो भट्टी की लपटों में घिरे हुए थे, और अर्जुन से बात करना जारी रखा। ये बूढ़ा आदमी अपनी अमर लपटों का उपयोग करके एक दिव्य हथियार बना रहा है। ऐसा करने के लिए उसने जो कीमत चुकाई है वह बहुत बड़ी है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि उसके शरीर के चारों ओर की रोशनी थोड़ी कम हो गई है। जब ये तलवार तैयार हो जाएगी तो उसे दुनिया से गायब होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं मूल रूप से चाहता था कि वह पुरातन भ्रामक वास्तविकता की गोली तैयार करे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। धर्मेंद्र की बातें थोड़ी एकाकी लग रही थीं। शिष्य, अगर मौका मिले तो देखते हैं कि यह आदमी तुम्हें कीमिया सिखा सकता है या नहीं। अगर वह सचमुच तुम्हें पसंद करता है तो वह तुम्हें अमर ज्वालाएं भी दे सकता है। इस आदमी की सबसे शक्तिशाली चीज उसकी अमर ज्वालाएं हैं। इसके साथ उसने तलवारें, परिष्कृत गोलियां और सघन तावीज गढ़े। वह इतना शक्तिशाली क्यों था, इसका कारण भी अमर ज्वालाएं ही थीं। युद्ध में इस्तेमाल किए जाने पर यह बहुत शक्तिशाली होती है। ऐसा कहा जाता है कि इन अमर ज्वालाओं को एक पवित्र पर्वत के लावा की गहराई से निकाला गया था और 49 दिनों तक हजारों ज्वालाओं द्वारा परिष्कृत किया गया था। अनगिनत विशेषज्ञ थे जिन्होंने इसे पाने की कोशिश की, लेकिन वे सभी अमर ज्वालाओं को छूने से पहले ही मर गए। धर्मेंद्र ने गंभीर भाव से आग के समुद्र को देखा। उसने अर्जुन को निर्देश दिया, शिष्य, अभी एक दिन बाकी है। इस दिन संसार के शमशान में कदम मत रखना। चाहे वह किसी का भी शरीर हो, वह आग की लपटों और गर्मी को झेल नहीं पाएगा। ठीक है। अपनी बात समाप्त करने के बाद अर्जुन संसार शमशान से चले गए। इन कुछ दिनों में आचार्य सूर्यदेव की कोई खबर नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वे धरती से गायब हो गए हों। चाहे कितना भी समय और प्रयास लगाया गया, परिणाम वही रहा। अर्जुन के दिल में बेचैनी बढ़ती गई और उसने विद्या को जियांगन प्रांत की सैर कराने का फैसला किया। शाम 5 बजे अर्जुन और विद्या मिंग-कुई विला में वापस आ गए। हालांकि विला में कदम रखने से पहले ही अर्जुन को एहसास हो गया कि अंदर कोई है। अपनी आध्यात्मिक भावना से उस क्षेत्र को छानते हुए अंततः उसने एक लंबी सांस छोड़ी। दरवाज़ा पहले से ही खुला था। रोशनी थी। रोशनी को पता था कि वह यहाँ है, इसलिए वह जिया परिवार के मामलों से निपटने के बाद यहाँ आई थी। रोशनी स्वाभाविक रूप से विद्या की पहचान जानती थी और जानती थी कि उसने अर्जुन की बहुत मदद की थी। अर्जुन ने उसे समझाना चाहा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि रोशनी ने एक कदम आगे बढ़कर अर्जुन को पीछे छोड़ दिया। उसने विद्या को गले भी लगाया और धीरे से कहा, विद्या, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम आ रही हो। मैं तुम्हारी गाइड भी बन सकती हूँ। एक बदबूदार आदमी के साथ शॉपिंग करने का क्या मतलब है? विद्या को भी रोशनी की पहचान के बारे में पता था। उसे नहीं पता था कि उसे कैसे समझाए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रोशनी इतनी सक्रिय होगी। रोशनी की सरल बातों और हरकतों से विद्या को जल्द ही राहत मिली। उन दोनों ने यह भी तय कर लिया था कि वे डिनर के बाद शहर के सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाएंगी। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। फिर जैसे ही वह साधना करने के लिए ऊपर जाने वाला था, उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। उसने नंबर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। ये बूढ़ा आदमी था। कॉल लग गई और बूढ़े आदमी की बूढ़ी आवाज ने तुरंत कहा, अर्जुन, मैंने आज तुम्हें एक बात बताने के लिए फोन किया था। क्या? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। वह समझ नहीं पाया कि दूसरा पक्ष क्या करने वाला था। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड के लिए रुका और आह भरी। बस 1 घंटे पहले 100 विशेषज्ञों की एक टीम ने हुआक्सिया में प्रवेश किया।
एक रूढ़िवादी अनुमान यह है कि वे सभी अमर आरोही क्षेत्र, पारलौकिक क्षेत्र और शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। जिन लोगों को मैंने जांच के लिए भेजा था वे वापस नहीं आए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लोग ब्लड अलायंस से हैं। अभी मैं आपको इन लोगों से बचने और मल्होत्रा परिवार को सीधे कुनलुन पर्वतों में लाने के लिए मदद देने को तैयार हूं। जब बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया तो वह भावुक हो गया। इस समय वह अर्जुन के लिए यही एक काम कर सकता था। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।